नमस्कार किसान भाइयों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो स्टेशन 90.4 आगरा की आवाज पर पूजा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है। कार्यक्रम लेकर आए हैं अपने किसान भाइयों के लिए किसान जागरूकता कार्यक्रम 2.0, जो कि प्रायोजित कार्यक्रम है यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से और साथ ही साथ निर्देशित है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। किसान भाइयों, इस कार्यक्रम में लगातार हमारी कोशिश यही रहती है कि यारा फर्टिलाइजर से विशेषज्ञ आएं और आपकी सारी जानकारियां आप तक पहुंच जाएं, यानी कि किस तरह आप संतुलित और अच्छी खेती कर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं और नई नई तकनीकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं हैं, इसके बारे में भी हमारे विशेषज्ञ यहाँ जुड़कर आपको लगातार जानकारियां देते हैं। और हमेशा हमारा विषय कुछ अलग ही होता है, तो क्यों ना आज हम बात करें आलू की खेती के बारे में। जी हाँ, आलू की खेती से अगर हम मृदा परीक्षण को जोड़ दें तो और बेहतर है। तो आज का हमारा विषय रहेगा आलू की खेती में मृदा परीक्षण का महत्व। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं श्री शशि पांडे जी, जो है एरिया एग्रोनोमिस्ट आगरा, यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। शशि जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं बात करूं आज सभी किसान भाइयों को, तो सबसे पहले नमस्कार है। आलू का सीजन हमारे सर पे है और टॉपिक भी बहुत अच्छा आपने चुना है। आज श्रोतागण जो भी जुड़े हैं हमारे साथ, मैं उनसे चाहूँगा कि सारी बातें ध्यानपूर्वक सुने और अपने खेतों में अप्लाई करें। बहुत ही अच्छी ज्ञान दिया जाएगा और बहुत अच्छी जानकारी रहेगी। आलू की खेती, ये तो मेरे ख्याल से आलू खाने के अगर सीजन की बात करें तो 12 महीने का है आलू, और आलू के बिना हर सब्जी अधूरी है। ऐसे ही अधूरा है हमारी कृषि, अधूरी है हमारी खेती अगर हमारी मृदा का स्वास्थ्य अच्छा ना हो। सही कहा मैंने? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर मैं बात करूं, सभी किसान भाइयों को बताऊं, तो आलू या कोई भी फसल लगाने से पहले मिट्टी की जांच ना करना वैसा ही है जैसा एक नाड़ी वैद्य का डॉक्टर बिना नाड़ी देखे दवाई दे दिया। सीधे सीधे तौर पर बात। हाँ, बिल्कुल। और हमारा कार्यक्रम भी ये एक ऐसा कार्यक्रम है जहां हम खेती किसान की नई तकनीक और वैज्ञानिक उपायों पर बहुत ज्यादा जानकारी आप लोगों के माध्यम से, यानी कि विशेषज्ञों के माध्यम से अपने किसान भाइयों तक पहुंचाते हैं, ताकि आपकी फसल और ज्यादा उपजाऊ हो और हमारी जमीन भी स्वस्थ रहे, यानी हमारी मृदा भी स्वस्थ रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं आलू के बारे में। जैसा हमने कहा ही, मेरा तो फेवरेट है आलू, हर सब्जी के साथ मिक्स हो जाता है। लेकिन अक्सर देखा यह गया है कि किसान भाई बिना मिट्टी की जांच के ही कोई भी खाद उसमें डाल देते हैं। इससे न केवल लागत बढ़ती है उनकी, बल्कि उत्पादन पर भी असर पड़ता है, मेहनत भी जाती है, पैसा तो जाता ही है। ऐसे में आज हम आपसे जो पहला सवाल करना चाहते हैं वो यही है कि मृदा परीक्षण आखिर आसान से सरल से शब्दों में हमारे सरल से किसान भाइयों को बताइए कि होता क्या है और आलू की खेती के लिए इतना आवश्यक क्यों है। जी, मैं बताना चाहूंगा, मृदा परीक्षण वैसे जरूरी है जैसे एक डॉक्टर के लिए ब्लड टेस्ट या कोई भी टेस्ट की रिपोर्ट, उसके बिना दवाई देना। बिल्कुल। या नाड़ी वैद्य का जो डॉक्टर चलता है, नाड़ी देखे बिना जो दवाई दे, वैसे ही है। या अंधेरे में तीर चलाना, ऐसे है। तो क्योंकि अगर मैं आलू की बात करूं, एक कंद वर्गीय फसल है आलू, और ये मिट्टी के अंदर ही तैयार होता है। तो ऐसे में इसके लिए सही संतुलित उर्वरक की मात्रा होना काफी जरूरी है। इसके दो फायदे हैं, जैसे आपने बोला है कि पैसे ज्यादा कम लगने की संभावना है, दूसरा उसके उत्पादन पर सीधे सीधे असर है, क्योंकि मृदा के अंदर ही तैयार हो रहा है। हमें दिख कुछ नहीं रहा ऊपर से कि हमारा फसल कैसे तैयार होगा। तो जाहिर सी बात है कि हमें इसकी उर्वरता को मेंटेन रखने के लिए मिट्टी की जांच करना बहुत जरूरी है। और जांच करने की अगर मैं बात करूं, बहुत ही आसान तरीके, कृषि विज्ञान केंद्रों में, सरकार की यूनिवर्सिटीज में, सरकार के कई सारे प्रयोगशालाएं हैं। अगर मैं यारा की तरफ से बात करूं, हमारे पास भी एक वर्ल्ड क्लास प्रयोगशाला है, जहां पे आप जाके उसका डिटेल वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पे भी है। बबराला। और बबराला में हमारा प्लांट है, जहां पे भी किसान भाई जाके अपना सैंपल दे सकते हैं। किसान भाई, आप सबके लिए जो सबसे जरूरी काम है, पहला जो काम है, अगर खेती शुरू कर रहे हो तो अपनी फसल लगाने से पहले अपनी मृदा की जांच जरूर कराएं। हर 2 से 3 साल पे मृदा की जांच जरूर कराएं। उसके हिसाब से खेती करेंगे तो आपकी लागत कम, उत्पादन ज्यादा मिलेगा। बिल्कुल। लेकिन ऐसे में कई हमारे किसान भाई हैं जो ये कहते हैं कि कई सालों से एक ही खाद भी डाल रहे हैं और फसल भी ठीक मिल जाती है। तो क्या बिना मिट्टी परीक्षण के खेती करना नुकसानदेह हो सकता है? अब जो ये कहते हैं कि मैं कई साल से एक ही खाद डाल रहा हूँ और हमारी
उत्पादन एक जैसा रह रहा, लेकिन उनसे अगर आप डिटेल में पूछेंगी तो कितनी तरीके के नए खाद अपने खेतों में डाल रहे हैं। क्या जो पिछले साल आपने खाद डाला था डोज उतना ही रखा है? जो पिछले साल आपको जो समस्याएं कम आई थी वो इस साल नहीं आई हैं क्या? कई ऐसे चैलेंजेस हैं जो किसानों को आते हैं। वजह यह है कि किसान अपने तरीके से करता है तो उसे लगता है कि नहीं जी कोई दिक्कत नहीं है। तो जब एक वैज्ञानिक उनके खेतों पे जाता है, उन्हें राय देता है, समझाता है कि भाई आप ये कर लो, तो उन्हें लगता है कि इनके बताए हुए तरीके में ही कोई त्रुटि है जिसकी वजह से हमारे खेतों में कमी आई है। लेकिन वजह क्या है? दो चीजें हमारे पास। जो सबसे जरूरी चीज है हमारी मृदा, हमारे खेत, सीधे तौर पे कहा जाए ये एक अचल संपत्ति है, इसे हम खरीद नहीं सकते हैं। अगर हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति खराब हो जाएगी हम इसे ठीक नहीं कर सकते हैं। तो हमें खेती करते हुए दो चीजों का ध्यान रखना है। एक कि हम सस्टेनेबिलिटी पे जाएं, लंबे समय तक हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बरकरार रहे। दूसरा हमारे उत्पादन और उत्पाद की गुणवत्ता, सिर्फ उत्पादन नहीं। हमने आलू की बात करूं पूरा कट्टा भर लिया, 150 कट्टे 300 कट्टे आ गए, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि मार्केटेबल मटेरियल उसमें कितना निकला। बिल्कुल, आमदनी तो उसी पर निर्भर है ना, क्योंकि अच्छी आमदनी आएगी उस मार्केटेबल मटेरियल पे। उसके लिए जरूरी है कि मिट्टी में किस उत्पाद की कमी है, किस पोषक तत्व की कमी है, उस हिसाब से डालें। अब बाजार में जो खाद लेके आ रहे हो, क्या पता कोई ऐसा खाद जो ज्यादा डाले उसे कम डालने की जरूरत है। अगर खेत में खाद ज्यादा डालेंगे, ज्यादा डाल दिया तो वैसे ही पड़ा रहा, वो तो वेस्ट ऑफ मनी हुआ आपका। बिल्कुल। तो किसानों को ये समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि आप मृदा के परीक्षण कराइए, अपने खेत में उतना ही उर्वरक डालिए जितनी जरूरत है, उन्हीं उत्पादों को डालिए जिसकी जरूरत है। किसानों का देखा जाए तो हर साल, अगर मैं यहाँ सिर्फ आलू में बात करूं, आलू के 1 एकड़ में 5 से 6 हजार के ऐसे उत्पाद डालता है जो कि उसकी जरूरत नहीं होती और 5 से 6 हजार का डाल देता है, नुकसान करता है। उसके जगह पे जो जरूरी उत्पाद है अगर उसका प्रयोग करे तो किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी और जो क्वालिटी आएगा मार्केटेबल मटेरियल का काफी बेहतरीन होगा। तो क्या जानकारी का अभाव है? दो चीजें हैं, सिर्फ जानकारी का अभाव नहीं कहेंगे। आप किसान के यहाँ बैठिए, जानकारी बहुत तमाम है, हम लोग किताबें फेल हैं उनके आगे। उसमें जो सबसे जरूरी है रूढ़वादिता। ट्रेडिशनल फार्मिंग का जो कंसेप्ट है ना कि मैं तो ऐसे ही करते आया हूँ जी, ये सबसे बड़ा पेन पॉइंट है। सबसे बड़ा तकलीफ वाली शब्द यही है कि मैं ऐसे ही करते आया हूँ। लेकिन दिन प्रतिदिन हमारी मृदा की स्वास्थ्य खराब होते जा रही है, हमारा जलवायु हमें साथ नहीं दे रहा है, मार्केट की प्राइस अप एंड डाउन होते रह रही है, और नई तकनीक भी तो आ गई है, उनका बिल्कुल जो नई टेक्नोलॉजी है। मैं जब किसानों से मिलता हूँ, आप यकीन नहीं करिएगा, मैं यही बात करता हूँ कि आप अपने लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंज किया नया। खेती को छोड़ दीजिए तो बोलेंगे भाई मैं पहले पैदल चलता था, अब बाइक से चलता हूँ, कार से चलता हूँ। मेरी खेती पहले बैलगाड़ी से होती थी, अब ट्रैक्टर से हो रही है। मेरे पास पहले लैंडलाइन हुआ करता था, अब मैं सामने देख के एक दूसरे से बात करता हूँ। एक टाइम था गांव में एक फोन हुआ करता था, अब सबके हाथों में फोन, एक दूसरे से बात करते हैं। हम उसी समय ये बोलते हैं कि ये सारी जो व्यवस्थाएं आपको मिला वो मिला खेती की वजह से। अगर आप सिर्फ किसान हो तो उस खेती की वजह से ये सारी व्यवस्थाएं मिली, नई तकनीकी चीजें अपनाया। लेकिन जिस चीज की वजह से आपको मिला वहां पे आप वहीं अभी 30 साल पुरानी व्यवस्थाओं के साथ चल रहे। सही बात है। तो वहां पे जरूरत है बदलाव की। पार्सली मैकेनाइजेशन पे थोड़ी सी मशीनरीकरण किया है किसानों ने, लेकिन जो टेक्नोलॉजी और आई है, माइक्रो इरिगेशन है, आपका नैनो टेक्नोलॉजी है, ड्रिप इरिगेशन है, तो कई सारी चीजें हैं, टेक्नोलॉजी को लाना है। वहां पे किसानों को थोड़ा सा अभी झिझक रहे हैं या अपने रूढ़िवादिता की वजह से अपने अवधारणाओं को तोड़ नहीं पा रहे हैं कि हमारे उत्पादन पे कोई असर नहीं है। लेकिन मैं बात करूं, आगरा में कई ऐसे किसान हैं जो नई तकनीक इस्तेमाल करते हैं और बहुत लाभ उठा रहे हैं। खुशी होगी कि हमारे कई ऐसे किसान हैं जो इंटरनेशनली अपने पोटैटो को भेजते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और हमारे युवा किसान वो भी तो नई तकनीक अपना रहे होंगे। बिल्कुल यंग किसान है वो राष्ट्रपति से, यूपी के गवर्नर से सम्मान पा चुके हैं, अवार्ड पा चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए लौट कर आते हैं आलू की खेती पर। हमारे किसान भाई जानना भी चाहते हैं कि कैसे मृदा परीक्षण से इसको बेहतर किया जा सकता है। मिट्टी की रिपोर्ट में अगर शशि जी एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश और अन्य तत्वों के स्तर दिखाए जाते हैं, उन्हें किसान समझे कैसे? एक सरल किसान सरल भाषा में उसे कैसे समझ सकता है? थोड़ा सा आसान और सरल तरीका बताइए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मृदा की जांच कैसे करनी है। हाँ। तो जांच करने के लिए किसान भाई बहुत ही आसान है। अपने खेत के 5 जगह से 4 किनारे का एक बीच, तब ये जाओगे तो एक, अगर आंखों से देखो तो जेड का शेप बनेगा, जेड। इस सिंबल में जाके आप 5 जगह से आपको मिट्टी उठाना है। ऊपर के खरपतवार को साफ करके
6 इंच तक की मिट्टी आपको उठानी है 5 जगहों से, करीब 250 ग्राम के आसपास 5 जगहों से उठाओ। वो करीब मिट्टी 250 इसको उठाइए, इसको अच्छे से मिक्स करिए, इसको 4 पार्ट में काट दीजिए, 4 पार्ट बना दीजिए और एक पार्ट को आप एक पैकेट में रख लीजिए और उसे आप ले जाइए जांच कराने अपना, किस दिन आपने मिट्टी उठाया, इससे पहले उसमें कौन सी फसल लगाई थी, आप अभी कौन सी फसल लगाने जा रहे हो, क्या आपका नाम है, रकबा कौन सा है, खेसरा नंबर, खाता संख्या, सारी चीजें डाल के गांव, जिला, ब्लॉक आप कृषि विज्ञान केंद्र ले जा सकते हैं। यारा की तरफ से आएंगे तो हमारे सॉइल सैंपल्स किट होते हैं, हम जो आप फार्मरों को मुहैया कराते हैं। तो अगर यारा की तरफ से आएंगे तो सॉइल सैंपल किट हम अवेलेबल करा देते हैं। हमारे जो भी यारा क्रॉप न्यूट्रिशन सेंटर है वहाँ पे भी अवेलेबल रहता है, या जो हमारे लोकल टेरिटरी मैनेजर्स हैं उनके पास भी रहते हैं। अगर कॉन्टेक्ट करोगे या डॉक्टर यारा हमारा जो ऑनलाइन टेलीफोनिक साइट है उस पर भी अगर फोन करोगे तो आपको हम किट मुहैया करा देंगे। उसके बाद आपको आप सैंपल कलेक्ट करके हमारा जो दिया हुआ पता है बबराला का, वहाँ पे आपको सेंड करना है। करीब 1 से 2 हफ्ते में आपको रिपोर्ट मिल जाती है। और मैं प्राइस की बात करूँ तो करीब 500 के आसपास हमारे टेस्ट का लगता है। गवर्नमेंट के कई सेंटर्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, बट हमारा क्योंकि वर्ल्ड क्लास का फैसिलिटी है सो हमारा एक बहुत ही मिनिमम चार्ज है, तो आप वहाँ से भी करा सकते हैं। हमारे वाइस किन्सी आपको मदद करते हैं। कई हमारे सेंटर जो यारा के सेंटर वाले वो फ्री में करा देते हैं, बोलते कोई बात नहीं, दीज आर सर्विस फ्रॉम माई साइड, तो फार्मरों को फ्री में भी करा देते हैं। तो वो क्योंकि वो सेंटर वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा जो दुकानदार है वो भी कराता है, किसानों को वेलबींग के लिए उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, तो आप करा सकते हो। तो सेल्स सैंपलिंग की ये करा के कलेक्ट करके उसके बाद जब आता है तो जो आपने बात करी कि एनपीके का कैसे पता चलता है, समझे कैसे किसानों तो हमारा एक सर्टिफिकेट मिलता है, सॉइल सैंपलिंग टेस्टिंग सर्टिफिकेट। उसमें प्रॉपर डिटेल लिखा रहता है, प्रॉपर नाइट्रोजन का नेम होता है N, हम नाइट्रोजन नत्रजन हिंदी में लिखा रहेगा, इंग्लिश में लिखा रहेगा, पूरा लिखा रहेगा कि कितने कमी है परसेंटेज में, तो वो पूरा चार्ट बना रहता है। उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो वहां पे नीचे में नंबर है डॉक्टर यारा, उसके थ्रू सीधे सीधे मेरे से संपर्क कर सकते हैं। अगर ऑफिस में फोन लगेगा, मेरे पास कॉल आएगा मेरे हेडक्वार्टर से, एंड देन मिलके, या क्या पता मैं आपके क्षेत्र में हूं तो आपको मिलके आपके घर पे भी आके समझा सकता हूँ। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। यारा के अगर साथ है तो कोई टेंशन ही नहीं है। आपकी खेती की गुणवत्ता बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। और यारा के आप सभी टीम मेंबर्स भी हर जगह हर समय उपलब्ध ही रहते हैं किसान भाइयों के लिए। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। ऐसे में शशि जी, आलू की फसल के लिए संतुलित उर्वरक प्रबंधन में मृदा परीक्षण की क्या भूमिका होती है और इससे लागत घटाई जा सकती है क्या? बिल्कुल, अगर मैं बात करूं संतुलित जो पोषक प्रबंधन है हमारे आम जनमानस के जीवन में या फसल में हर जगह बहुत जरूरी है। इसमें होता क्या है कि कभी क्या होता है कि हम किसी भी एक उर्वरक की मात्रा थोड़ी कम कर दें या किसी एक उर्वरक की मात्रा थोड़ी बढ़ा दें तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सेस हो जाता है तो उसका इम्पैक्ट दिखता है क्रॉप पे। सिर्फ और सिर्फ मैं बात करूं नाइट्रोजन अगर हम ज्यादा देते हैं, कई सारे बीमारियों का निमंत्रण देते हैं। अच्छा, निमंत्रण देते हैं? हाँ, अगर हमारे खेत में नाइट्रोजन बढ़ जाए तो सबसे पहले तो हमारे फसल की जो प्लांट के ऊपर का कैनोपी है काफी बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़े बड़े पौधे हो जाएंगे। अच्छा। आलू में तो नीचे क्या होगा कि जो एनर्जी नीचे जानी चाहिए कंद बनने के लिए वो आ जाएगी प्लांट डेवलपमेंट पे। रूट डेवलपमेंट की बजाय वो सूट डेवलपमेंट में काम करेगी, लीफ बनाने में, बड्स बनाने में काम करेगी। उससे क्या होगा, हमारे आलू के साइज छोटे रह जाएंगे, आलू की संख्या कम रह जाएगी नीचे। साथ ही साथ ज्यादा यूरिया अगर हमने दिया तो प्लांट ग्रीननेस ज्यादा होता है, बहुत लीफी और ग्रीननेस हो जाएगा। इस अवस्था में क्या होगा कि ज्यादा ग्रीननेस होगा तो उस पर इंसेक्ट का अटैक होगा, इंसेक्ट के थ्रू डिजीज आएंगे, फंगस आएंगे, मीठापन भी आ जाता है। वही मीठापन आएगा, जाहिर सी बात है, तो चूसने के लिए कीड़े आएंगे। कीड़े के साथ बीमारियां भी आएंगी। तो दोहरी समस्याएं आई, सिर्फ यूरिया बढ़ाने की वजह से फंगस भी झेला, कीड़े भी झेला, साथ में हमारे आलू का कंद छोटा रह गया। तो क्या करना चाहिए इस अवस्था में? आप आलू की नाइट्रोजन की मात्रा कम दो और डोजेज को एक बार ना देके स्प्लिट डोज दो, अंतराल में आप दो तो नाइट्रोजन की कमी हम कर सकते हैं जो अधिकता है। दूसरा फास्फोरस पी का क्या करते हैं हम? फास्फोरस के लिए डीएपी या कोई भी सोर्स जो जिसमें फास्फेटिक सोर्स है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, डीएपी भर के दे दिया एक ही बार में। अब डीएपी के साथ एक समस्या है, चलनशील होता नहीं है। अच्छा, वही रुक जाता है, जम जाता है। तो शुरू में तो पौधे को फास्फोरस मिल गया, अब जब आती है अवस्था, जब फिर से कंद बनने वाली जो अवस्था होती है 25-30 दिन की अवस्था में, यहाँ पे फास्फेट की पुनः जरूरत पड़ती है फसल को। लेकिन दो चीज होता है, एक टेम्परेचर डाउन होने लगता है उस अवस्था में, क्योंकि दिसंबर का महीना आ जाता है। टेम्परेचर भी हमारा डाउन होता है और डाउन टेम्परेचर में फास्फोरस भी नहीं बन पाता, प्लांट को नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों नहीं मिल पाता है, तो फास्फोरस की कमी होती है और लागत बढ़ जाती है। हमारी लागत, अब जो डीएपी के एक बैग की कीमत 1350 रुपए है,
अब सोचो एक बैग अगर हमारा बर्बाद हो गया फास्फोरस, 1350 रुपए ही नहीं बर्बाद हुआ, उस 1350 रुपए से जो इम्पैक्ट हमारे खेत में आने वाला है वो शायद 10-20 कट्टे में हो जाए, जो कि 10,000 तक हो सकता है, 20,000 तक हो सकता है। तो बैलेंस न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। तो किसान को बैलेंस न्यूट्रिशन करने के लिए एक हमारा राय है, 2 तरीके से चाहें, एक दानेदार और एक लिक्विड। दोनों का कंबाइंड मिक्सचर देंगे ना, न्यूट्रिशन बहुत बैलेंस रहेगा और हमारी सॉइल टाइप भी सही रहेगी। क्योंकि देखो, हमने फास्फेटिक अगर ज्यादा देना है हमें खेत में, खेत हमारी उसकी पॉलिनेस खत्म होगी, हार्ड होएगा मिट्टी, क्रैकिंग आएगा उसमें, उसकी जल धारण क्षमता खत्म होगी। तो जल धारण क्षमता खत्म होगी, उसकी रोरा शक्ति खत्म होगी, उसका जो ऊपर का ह्यूमस वाला लेयर है वो खराब होगा। क्या उपाय उसके लिए? अब जब टेम्परेचर बढ़ा या डाउन हुआ, उस अवस्था में फास्फोरस अपटेक नहीं कर पा रहा प्लांट, उसका रूट, तो सीधे से ऊपर हम पत्तों पे फास्फोरस दें, पत्ता फास्फोरस लिया, मिट्टी को कोई दिक्कत हुई नहीं, प्लांट को जो जरूरत थी वो जरूरत की चीज मिल गई। बिल्कुल सही। तो इस तरीके से किसान भाई करेंगे तो खेत बहुत अच्छा रहेगा। यानी सब में जाके बात वही टिकती है कि हमारी मृदा परीक्षण होना बहुत जरूरी है और वो पहले होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। इंटरक्रॉपिंग भी होती रहनी चाहिए मृदा परीक्षण के साथ साथ। बिल्कुल, ये हमारी जैविक तरीकाएं हैं। फसल चक्रण, इंटरक्रॉपिंग, ये सब हमारे जैविक तरीका है कंट्रोल करने के लिए मृदा के उर्वरा शक्ति को, बनाए रखने के लिए इंटरक्रॉपिंग करना और जैविक सुधार होती है मृदा की, जिससे उसकी जल धारण क्षमता, उसके पोर स्पेस, ये सारे मेंटेन्ड होते हैं, जिससे हमारा प्लांट बिल्कुल अलग दिखता है। इसलिए जरूरी है। कई ऐसे आयाम हैं, अगर मैं बागरा में बैठा हूँ बात करूँ, यहाँ पे इंटरक्रॉपिंग हो नहीं पाती है। पैटर्न क्या है, इंटरक्रॉपिंग करें या हम क्रॉप रोटेशन, पोटैटो, सिर्फ पोटैटो लगाते हैं फार्मर, उस समय कुछ नहीं लगाते, इंटरक्रॉपिंग, मिश्रित क्रॉपिंग नहीं हो पाती है। दूसरा जो फसल चक्रण है कि हम आलू के बाद, आलू कंद वर्गीय फसल है, अब हम कोई लटकने वाली फसल लगाएंगे, जो अभी नीचे से लगाया कोई ऊपर से लगाया। यहाँ क्या करते हैं किसान, आलू के बाद छोड़ देते हैं, सीधे फिर आलू लगाते हैं। ओह, सरसों भी लगाता है यहाँ का किसान? जो किसान सरसों लगाता है वो सही रहता है। कई लोग अभी चलन में आया, कई लोगों ने मूंग लगाना शुरू किया है, ग्रीन ग्राम्स। मूंग लगाना जरूरी है, 2 फायदे होते हैं। मूंग लगाने से क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है जड़ों में, मूंग के जड़ों में। नाइट्रोजन, तो खेत में यूरिया की मात्रा, यूरिया सीधे कहें किसानों की भाषा में, तो यूरिया पौधे को कुछ हद तक मिल जाता है इनके मूंग के जड़ों के द्वारा। तो उसमें बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करता है एनवायरमेंट से लेके जड़ों में। तो एक फायदा है। हमारे क्लाइमेट में सबसे ज्यादा क्या है, नाइट्रोजन ही है। और अगर किसान भाई हमारे इन्हीं जैविक तरीकों का इस्तेमाल करके अपनी मृदा के स्वास्थ्य को अच्छा रखें तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल, नेचुरल बहुत चीजें जरूरी है, नेचुरली, क्योंकि केमिकल तो हमारे वैज्ञानिकों का आविष्कार है। तो विज्ञान एक वरदान भी है और एक अभिशाप भी है। तो जब अगर मैं 70s की स्टार्ट करूं, जब हरित क्रांति इंडिया में आई थी, तो यूरिया लोगों के लिए नई बात थी, नाइट्रोजन डालना खेत में। तो हमारे जो पुराने जो हमारे सीनियर्स कलीग्स हैं या सीनियर्स हैं, मेंटोर्स हैं, वो लोग बताते हैं कि हम लोगों ने कैसे स्ट्रगल करा था नाइट्रोजन के लिए, कि नाइट्रोजन खेत में डालो, और अब स्ट्रगल हम ये करें कि नाइट्रोजन मत डालो। नई पद्धति को लाने में बड़ा मुश्किल बिल्कुल समय आता है। जितना विज्ञान वरदान है उतना अभिशाप भी है। किसानों को इस बात को समझना होगा। रूढ़िवादिता की जो बात कर रहे हैं कि पहले तो डालते नहीं थे जो बुजुर्ग फार्मर थे, अब ऐसा है कि अब इतना डालते हैं कि मना करना पड़ेगा कि मत डालो, आप यूरिया की जगह उसके ऑप्शनल फर्टिलाइजर पे जाओ। अब क्या होता है, यूरिया एक अमाइड या आपके अमोनिकल नाइट्रोजन होते हैं यूरिया में। अगर मैं बात करूं, जब टेम्परेचर डाउन होता है ना, तो ये भी प्लांट को अपटेक नहीं हो पाता है, क्योंकि प्लांट जो नाइट्रोजन अपटेक करता है ना, वो नाइट्रेट रूप में अपटेक करता है। अच्छा, तो अगर उस अवस्था में अपने यूरिया ज्यादा डाला तो क्या हुआ, प्लांट को तो मिला नहीं वो, क्योंकि प्लांट ने लिया नहीं, टेम्परेचर ऐसा बना नहीं है, तो खेत में पड़ा रहा या बह गया वो पानी के साथ। तो उससे होता क्या है कि मिट्टी में वो जाके रोका, पौधे ने लिया नहीं, मिट्टी में जाके वो तो उसके बैलेंस को खराब कर रहा है ना मृदा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस स्थिति में फार्मर को क्या करना चाहिए, आप अगर टेम्परेचर डाउन है ज्यादा, आप फोलियर एप्लीकेशन पे जाओ। वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर हैं कई सारे, 18, 19 करके आते हैं, 90 जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास होते हैं। उसका वाटर सॉल्युबल, उसको 052 से 1261 है। यारा की कई रेंज है वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर की, उसे आप ऊपर से स्प्रे करो। यारा की मैं अभी कई बारी मैंने बात करी, यारा के कई फोलियर एप्लीकेशंस हैं जो बहुत ही बेहतरीन है। यारा फास्फोरस के लिए, जो मैंने बोला कि फास्फोरस की कमी होती है, यारा बीटा सैनिफोस का 2 बार स्प्रे करो आप, 500 ml, बहुत ही बेहतरीन है, उससे काफी फर्क मिलेगा। बहुत। यारा का एक यारा लीवर नाइट्रावोर के नाम से उत्पाद आता है, बहुत ही बेहतरीन उत्पाद है। उसमें नाइट्रोजन है
जो कि प्लांट को कितना भी टेम्परेचर डाउन हो, चिलिंग टेम्परेचर हो, प्लांट येलोनेस आ रहा है, डालो 2 दिन में प्लांट को बूस्ट अप कर देता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम विथ बोरान और नाइट्रेट नाइट्रोजन है सही मात्रा में। और नाइट्रेट नाइट्रोजन वो फॉर्म है जो प्लांट सीधे तौर पे लेता है। चीज की हमारे पास गेहूं है, हम गेहूं नहीं खा सकते ना, वैसे ही प्लांट को दिया जाए तो प्लांट भी अपना भोजन बनाता है, प्रोसेस करता है प्रकाश संश्लेषण के थ्रू। तो प्रकाश संश्लेषण के बाद प्रोसेस करने के बाद वो नाइट्रेट रूप में लेता है, और हम जो दे रहे हैं बना बनाया खाना दे रहे हैं, वो रोटी बना के दे रहे हैं, ले भैया खा लो सीधे। तो प्लांट की येलोनेस गायब हो जाती है, प्लांट तुरंत पिकअप पकड़ लेता है। और नाइट्रोजन की सिर्फ बात की जाए तो नाइट्रोजन का सिर्फ और सिर्फ इतना रोल है कि प्लांट की जो बायोलॉजिकल अवस्था है, उसकी जो वनस्पतिक अवस्थाएं हैं, उसके हरापन लाना, उसमें जान रखना, उसमें ताकत रखना, उसको सिर्फ मेंटेन करता है। अच्छा, ना ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए, बैलेंस मात्रा में थोड़े थोड़े दिनों पे अंतराल पे देते रहो, वो मेंटेन रखेगा। फास्फोरस जो उसका एनर्जी ट्रांसफर है रूट डेवलपमेंट में, उसके सूट डेवलपमेंट में, उसके प्लांट की साइज में, वो जरूरी है। सल्फर उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कैल्शियम उसके साइज के लिए, उसके चमक के लिए, उसमें कोई दाग धब्बे ना आए उसके लिए, कोई फटा ना आए। बोरान उसके अंदर से खालीपन ना रहे, कोई क्रैकिंग ना हो टेढ़ी मेढ़ी, बिल्कुल कालापन भी आ जाता है, कालापन नहीं आए, बोरान चाहिए। कैल्शियम का लिक्विड स्प्रे करते हैं लोग, उसमें वजन आए, साइज आए, श्रिंकेज नहीं आए। कोल्ड स्टोरेज में आलू रखता है, इतना बड़ा साइज छोटा हो जाता है। अच्छा, इसके लिए यारा बीटा सैनिफोस का स्प्रे करो, बेहतरीन रिजल्ट है। फास्फेटिक जो है स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ाती है उसकी। हमारा पोटास का 0050 आता है, यारा का एक सल्फेट ऑफ पोटास है, उसका स्प्रे करो। 13045 हमारा वाटर सॉल्युबल रेंज है। तो ऐसे कई उत्पाद हैं जो अपने खेत में बैलेंस वे में डालें, लेकिन ये डालने के लिए सबसे जरूरी चीज है वो है मृदा परीक्षण। बिल्कुल। ऐसे में सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम यानी कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ये भी चल रही है, इस पर क्या हमारे किसान भाई इसका लाभ ले सकते हैं, खेत की मिट्टी की जांच करवा सकते हैं? बिल्कुल, ये भारत सरकार की स्कीम है। जिसमें क्या प्रक्रिया है इसकी? जिसमें आपके जो नजदीकी कोई भी कृषि विज्ञान केंद्र है या नजदीकी जो कृषि विभाग की संस्थाएं हैं, उसके थ्रू अपने सॉइल हेल्थ कार्ड बनवा सकते हैं। उसी के थ्रू आपको सब्सिडी भी मिलता है, आपके सब्सिडी की भी स्कीम्स आती हैं। ये गवर्नमेंट की स्कीम है जो प्रधानमंत्री का अन्नदाता योजना है, उसके तरह सॉइल हेल्थ लाभ कार्ड है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट बनवाइए और उससे अपनी खेती को, अपने उत्पादन को अच्छे और गुणवत्तापूर्ण बनाइए। भारत सरकार की कई ऐसी स्कीम है जो किसानों के लिए है। कई ऐसे मोबाइल ऐप या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म भी हैं जो कि मिट्टी की जांच की रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या ये सही तरीका है हमारे किसान भाइयों के लिए? देखो, डिजिटल जांच का तो उपाय, जब तक जांच नहीं होगा, कोई मोबाइल ऐसा एप्लीकेशन नहीं है कि जो जांच होने के बाद, क्योंकि जब तक हम सैंपल कलेक्ट नहीं करेंगे और किसी लैब में टेस्ट नहीं होएगा, मोबाइल हमारा बस इतना मदद करेगा कि जो हमारा सॉइल सैंपल गया है हमारे लैब में, वहां से जो रिपीट आ रहा है आपके फोन में डिजिटली भेज देगा, रिपोर्ट देख सकते हैं। हाँ, उसके बाद मोबाइल से सिर्फ इतना कर सकते, जब आपको पता चल गया कि नाइट्रोजन या फास्फोरस की कमी है हमारे मिट्टी में, मोबाइल के माध्यम से आगरा की आवाज के भी यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, यारा इंडिया का यूट्यूब पेज है वहां से जाके देख सकते हैं। उससे आपको मदद मिल जाएगी कि इस समस्या से निजात कैसे पाना है। मोबाइल का इसमें इतना ही हेल्प है, और मोबाइल का कोई एप्लीकेशन नहीं बना है अभी तक कि सिर्फ मोबाइल से हम सैंपल टेस्ट कर लें। मे बी इन फ्यूचर ऐसे नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप होंगे जो खुद से हम अपनी सॉइल सैंपलिंग कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं। आलू की खेती में मृदा परीक्षण बहुत इम्पोर्टेंट है, बल्कि आलू की खेती क्या सभी खेती में बहुत जरूरी है। और आलू एक ऐसी खेती है जो हमारे किसान भाइयों को 12 महीने लाभ पहुंचाती है। मतलब अगर आप इसे आज शुरू करें तो साल के आखिर तक आप इससे बहुत फायदा लेते हैं। और आपने ये भी बताया शशि जी कि आगरा और उसके आसपास के क्षेत्र के कई किसान भाई जो आलू की खेती ही करते आए हैं पुराने से, आज वो बहुत ही अच्छे लेवल पे हैं, एक बहुत बड़े मुकाम पर हैं। कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी, राज्य पुरस्कार भी उन्होंने प्राप्त किए हैं। तो आप हमारे जितने और किसान भाई हैं, खासतौर से युवा किसान हैं और हमारे जो पुराने भी किसान हैं, उनको सरकार की ओर से योजनाएं और जितनी नई तकनीक आ गई हैं, इनकी ओर जाने के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं बात करूं तो भारत सरकार की जो संस्था है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो CPRI शिमला में है, वो हमेशा किसानों को ट्रेनिंग, जागरूकता का काम करती है कि नए आयामी तरीके से आप आलू की खेती करो। उत्तर प्रदेश की मैं बात करूं तो आलू महोत्सव होता है लखनऊ में, वहाँ पे आपको कई सारी जानकारी मिलती है, वहाँ पे कई किसानों को सम्मानित किया जाता है। हमारे आगरा का जो हॉर्टिकल्चर ऑफिस है, वहाँ से आपको आलू के सीड वगैरह मिलते हैं बहुत ही कम रेट में, वहाँ से आप आलू के बीज ले सकते हो, वहाँ पे भी आपको जानकारी मिलती है। यारा का भी यारा नॉलेज ग्रो सेंटर है,
आपके खंदौली के पास, वहाँ भी आपको आलू की खेती के बारे में जानकारी मिल सकती है। सभी किसान भाइयों का स्वागत है वहाँ, जब भी चाहें आ सकते हैं, वहाँ पे जानकारी मुहैया कराई जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी चीज़ें। दूसरा, जो भी नए किसान हैं तो मैं उनसे कहूँगा कि खेती के नए और जो तरीके हैं, नए आयाम हैं, उसके साथ खेती करें। माइक्रो इरिगेशन, ड्रोन टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइजर के टेक्नोलॉजीज, इन सारे चीज़ों को अगर लेके आएँ तो खेती को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। आलू की मैं बात करूं, आलू के कई पर्पसेस से आलू तैयार किए जाते हैं। एक टेबल पोटैटो घर में खाने के लिए, चिप्स की वैरायटी, चिप्स फ्रेंच फ्राइज के लिए, हमारे सीड, एक सीड होता है, सीड के लिए, प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए, प्रोसेसिंग के लिए चिप्स बनाएंगे, वो पाउडर बनाएंगे, उससे स्टार्च उससे निकालेंगे, उसके लिए। तो आलू का एक है कि जितना आलू में सॉलिड कंटेंट ज्यादा रहे और उसमें शुगर की मात्रा उतनी कम रहे, उतना बेहतरीन और क्रिस्पी चिप्स मिलेगा। अब जो मैकडी में बैठ के चिप्स खाती हैं करारे, और वो उनके मैकवफ और उनके जो फ्रेंच फ्राइज होते हैं वो करारे दिखते हैं, और घर पे जब आप बनाते हैं तो उसकी जो रहती है उतनी करारे नहीं आते हैं। तो हम क्या सोचते हैं कॉर्नफ्लावर है, नहीं, पोटैटो की न्यूट्रिशियस वैल्यू की वजह से आता है वो करारापन। वो क्वालिटी के लिए बैलेंस न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है, और बैलेंस न्यूट्रिशन के लिए हमें जानना जरूरी है नो माई सॉइल, क्या है हमारी मिट्टी कैसी है, ये जानना बहुत जरूरी है। उसके लिए मृदा परीक्षण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है, और बैलेंस फर्टिलाइजर बहुत जरूरी है। तो हमारे किसान भाइयों को आपका क्या संदेश रहेगा? मेरे किसान भाइयों को संदेश रहेगा कि आप अपनी मिट्टी की जांच कराएं, उसके उपरांत जो भी रिकमेंडेशंस हैं, जो भी पोषक तत्वों की कमी है, उसकी एक बैलेंस मात्रा दें, ना कम ना ज्यादा, अधिकता भी किसी उर्वरक की नहीं करना है, और अपने उत्पादन को बेहतरीन बनाएं। अगर मैं बात करूं इंटरनेशनली मार्केट में सेल करने के लिए, तो सबसे जरूरी है बैलेंस न्यूट्रिशन, क्योंकि सॉइल सैंपलिंग होता है, वो टेस्ट होता है, आपके पोटैटो की सैंपलिंग होती है। अच्छा। हमारे आगरा के कई ऐसे किसान हैं जो कि कतर, कुवैत, दुबई, इस्तांबुल, इन कंट्रीज में अपने आलू भेजते हैं, और वो यारा के साथ इसलिए जुड़े हैं कि हमारे आलू की सैंपल फेल नहीं होते हैं, क्योंकि हम 100% बैलेंस न्यूट्रिशन देते हैं। बिल्कुल। उसके क्रम में हमारे पास प्रोडक्ट की पूरी एक पाइपलाइन है। यारा मिला कॉम्प्लेक्स का बुआई करना है, यारा लीवर नाइट्रोवर डालना है 30 दिनों पे, यारा बीटा सैनिफॉस का 2 बार स्प्रे करना है, जिंक की 1 बार स्प्रे करना है, यारा बीटा जिंट्रे के नाम से आती है, यारा बीटा बोट्रे की 1 बार स्प्रे करना है। और अगर फसल में अगर कोई कमी हो, यारा के पास एक रामबाड़ उत्पाद है, यारा बीटा बड बिल्डर। अच्छा। बहुत ही, इस बार मैं नया नाम ले रहा हूँ, बहुत अच्छा है। पोटैटो में इसमें 4 कंटेंट है, इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक और बोरान भी एडेड है। ये 4 उत्पाद है। जब भी 40-50 दिन की आपकी आलू हो, पीलापन दिखने लगती है, कमजोर होने लगती है, उस अवस्था में 500 ग्राम वेटेबल पाउडर है, ये सस्पेंशन बेस है, इसे 150 से 200 लीटर पानी में स्प्रे करिए, बहुत ही बेहतरीन आपका आलू है। तो ये आलू के लिए ही है? ये तो ऐसे सारे उत्पादों के लिए, मैं अभी क्योंकि आलू की बातें चल रही है तो आलू के लिए बता रहा हूँ। किसी भी फसल में कमजोरी आए तो 2 उत्पाद हैं यारा के, एक यारा बीटा सैनिफॉस और यारा बीटा बड बिल्डर। इन दोनों को 1-1 बार स्प्रे करिए, आपका बेहतरीन रिजल्ट है। अंत के समय यानी बुआई के समय कुछ करना है? बुआई का जब अंत होने लगता है, बुआई के समय तो हम यारा मिला कॉम्प्लेक्स से बुआई करते हैं, क्योंकि मृदा जांच हो चुकी है। हम डीएपी दे रहे हैं, हम पोटास दे रहे हैं, हम सल्फर दे रहे हैं, साथ में यारा मिला कॉम्प्लेक्स 25 किलो प्रति एकड़ डाल रहे हैं। उसका जो अंतिम अवस्था आती है, जब आलू की सबसे अंतिम टाइम होता है 75 दिन तक आलू में हम फर्टिलाइजर देते हैं, यानी भोजन देते हैं, उस अवस्था को हम कहते हैं बल्किंग कंप्लीट होने लगता है। आलू की जो साइज है वो बल्किंग कंप्लीट होती है, और उसमें मेच्योरिटी की स्टेज आती है। वहां से करीब 25 दिन तक मेच्योरिटी की स्टेज होती है। तो 75 दिन पे हम क्या करते हैं कि पोटास का स्प्रे करना बहुत जरूरी है। 0050 वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर होता है, 1 से 1.5 किलो प्रति एकड़, बहुत सस्ता है, 100-150 रुपए किलो की चीज है। अच्छा। उसके स्प्रे से क्या होता है, आपके आलू में वजन बहुत अच्छा है और चमक बहुत बरकरार रहती है। तो 0050 एक बार 13045 यानी पोटेशियम नाइट्रेट 65 दिन के आसपास, और 75 दिन पे 0050 जो कि आपके 1 से 1.5 किलो आपके आलू के साइज को सुपीरियर बनाने में काम करता है। क्योंकि पोटास हम शुरू में देते हैं, बीच में क्योंकि झाड़ इतना बढ़ जाता है कि हम पोटास ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते हैं, तो आप 2 बार स्प्रे कर लो, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आता है। अब किसान करते भी हैं, जो किसान जानते हैं पोटास की इम्पोर्टेंस, वो करते हैं। तो इस अवस्था में पोटास दीजिए। हमारे आसपास के एरिया के ऐसे कोई किसान भाई जिनका आप रेडियो के माध्यम से नाम लेना चाहें और बेहतरीन आपकी सलाह के बाद बेहतरीन कृषि कर रहे हैं, आमदनी कमा रहे हैं? हमारे मुड़ी के हैं, मुड़ी चौराहा पे उनका ऑफिस भी है, और मनोहर सिंह जी नाम है, वो सीड प्रोडक्शन भी करते हैं और एफपीओ भी चलाते हैं। आलू के बहुत ही बेहतरीन किसान हैं, यंग हैं, युवा हैं, और हमारे साथ जुड़े हैं यारा के साथ कई सालों से। यारा के कई उत्पाद डालते हैं, यारा मिला कॉम्प्लेक्स, यारा लीवर नाइट्राबोर, सैनिफॉस वगैरह, यारा बीटा, कई रेंज के उत्पाद डालते हैं, और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सब करते हैं। आलू को इंटरनेशनली इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, और बहुत ही बेहतरीन और यंग किसान है, जुझारू हैं,
बहुत ही मजेदार किसान। चलिए, कभी उनसे मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त होगा आपके माध्यम से। लेकिन आपके माध्यम से इतनी अच्छी जानकारी मुझे तो प्राप्त हो गई है, और उम्मीद करती हूँ हमारे किसान भाइयों को भी, कि मैं भी अब सोच रही हूँ जल्द से जल्द कृषि शुरू कर दूं। बिल्कुल, आप तो जितनी जानकारी रख रही हैं आप खेती कर सकती हैं, कोई भी कर सकती हूँ। तो किसान भाइयों, अभी फिलहाल हमारे जाने का समय नजदीक आ गया है, लेकिन आज का विषय बहुत ही खास था। आज हमने कुछ अलग बात की, यानी आज हमने जानकारी ली है कि आलू की खेती में मृदा परीक्षण का क्या और कितना महत्व है। इस पर ढेर सारी अच्छी, सही, सटीक जानकारी हमारे साथ साझा की है श्री शशि पांडे जी ने, जो हैं एरिया एग्रोनॉमिस्ट आगरा यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे साथ इतनी सारी बातें शेयर की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, और हमारे सभी आलू के किसान भाइयों को अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ। इस साल अच्छी उत्पादन करें और अच्छी आमदनी लें, आलू की अच्छी वैरायटियों का चयन करें, आलू में मृदा की जांच करें और बैलेंस न्यूट्रिशन दें। यारा के यारा मिला कॉम्प्लेक्स या यारा क्रॉप प्लान का इस्तेमाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद किसान साथियों। तो किसान भाइयों, आपके लिए किसान जागरूकता कार्यक्रम 2.0 लेकर आया है यारा फर्टिलाइजर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसे आप हमेशा सुनते हैं, यानी कि हर मंगलवार और शुक्रवार दोपहर 12 बजे सुनते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी 90.4 आगरा की आवाज पर, यानी ट्यून कीजिए अपने रेडियो या मोबाइल सेट्स पर या गाड़ी में 90.4 आगरा की आवाज। और अगर कोई कार्यक्रम मिस हो जाए तो आप हमारे यूट्यूब पेज यानी 90.4 आगरा की आवाज, यही हमारा यूट्यूब पेज है, इस पर सभी कार्यक्रम दुनिया के किसी कोने में बैठकर कभी भी देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ये खास कार्यक्रम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा निर्देशित है, इसको आप तक पहुंचाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन 90.4 आगरा की आवाज। अभी फिलहाल हमारे जाने का समय नजदीक है, जैसा मैंने बताया, लेकिन लगातार बोलती जा रही हूँ, वो भी इसलिए क्योंकि आपको कहना है राम राम, और फिर से होगी जल्द ही आपसे मुलाकात, और तब तक के लिए शुभ हार्वेस्ट।